आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मंत्रा पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, सीटेट 2022 जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी जो फर्स्ट पेपर होता है, उसके लिए जो हमारे चैनल से आरंभ सीरीज शुरू की गई है, उसका ये 5वां वीडियो है और मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर एक बार पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी समझ में भी आएंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो सीखने की मात्रा होती है तथा जो समय होता है, उसके जो परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो हमें वक्र रेखा प्राप्त होती है, उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि उस वक्र रेखा में जो वक्र रेखा जो है वो कभी कभी ज़्यादा उन्नति को प्रदर्शित करती है और कभी कभी क्या होता है, कभी कम होता है। तो ये ऐसे इस तरीके से कि कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इसमें से जो निम्न स्तर का जो प्रदर्शन होता है, नगण्य उन्नत का जो उसको नगण्य मतलब निम्न स्तर होता है कुछ, और कुछ क्या होता है, उच्च स्तर होता है। तो इसके ये पठार बनता बिगड़ता रहता है, या कभी कम होता है, कभी ये ज़्यादा होता है। तो इसके कई कारण होते हैं। एक तो अधिगमकर्ता की आवश्यकता कैसी है, कि हमारी नीड क्या है सीखने की, तो उसके हिसाब से ध्यान इसमें क्या है, कैसा हम लगाते हैं, कि हमारा ध्यान है उस तरफ नहीं है सीखने की तरफ, हमारी रुचि है सीखने की तरफ, उत्साह है, और हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे जो शारीरिक थकान हो सकती है, मानसिक थकान हो सकती है, ये सारे जो कारण हैं ये पठार बनने के कारण होते हैं। मनोशारीरिक सीमा होती है, ज्ञान की सीमा होती है। तो दोस्तों, इसमें जो कारण नहीं है, देखो, प्रेरणा अगर हमारी होती है तो हम सीखते ज़रूर हैं। शारीरिक सीमा भी एक हमारी हद तक होती है कि हमारा शरीर कब तक साथ दे रहा है, कब तक मतलब थकान जल्दी आती है नहीं आती है। ज्ञान की सीमा, कि हमारा जो ज्ञान है मतलब हमें कितना ज्ञान चाहिए, किस बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है ये विद्यालय का असहयोग भी जो आपका विकल्प है ये सही होगा, ये अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो इसका सही उत्तर है अनियमित विकास का नियम। कौन सा नियम? अनियमित विकास का नियम एक प्रमुख नियम है। कि मानसिक विकास से भिन्नता का नियम नहीं होगा, द्रुतगामी विकास का नियम नहीं होगा, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम नहीं होगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य की शारीरिक विकास की गति थोड़ा धीमी भी रहती है, अनियमित भी रहती है बाकी प्राणियों की अपेक्षा। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होते हैं हमारे अंदर। बाल्यावस्था में थोड़ा धीमी होती है ये गति, और किशोरावस्था तक विकास जो है वो तीव्रतम हो जाता है। विकास जो है वो तीव्रतम गति से होता है। यहाँ पर मैं शारीरिक वृद्धि की बात नहीं कर रहा, विकास की बात कर रहा हूँ। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होता है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, निकट से दूर की ओर, ये विकास के सिद्धांत के अनुसार होता है। तो ये जो अनियमित विकास का नियम है ये आपका सही उत्तर है, कि ये शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। कि हमारा जो विकास हो रहा है वो उसका नियमन कैसे हो रहा है, अनियमित विकास होता है। कैसा होता है? अनियमित भी होता है, और जो शारीरिक विकास की गति है वो धीमी भी रहती है। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, गेट्स एवं अन्य। ये किसका कथन है? गेट्स व अन्य का। 84 नंबर पे जो चौथा प्रश्न हमारा है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत ही बार परीक्षा में आया है। 1905 ईस्वी में विने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ, इनके सहयोगी एक थे साइमन, तो आधुनिक प्रकार का सबसे पहला जो परीक्षण किया था। और ये जो आपने बीएड किया है, सीटेट के लिए जो मतलब डीएलएड या ऐसे जो भी पढ़ाई की है आपने, तो आपको ये पढ़ने को अवश्य मिला होगा। बुद्धि टॉपिक अगर आपने सही से पढ़ा है तो ये ज़रूर ना ज़रूर आपको
मिला होगा। तो ये बुद्धि का परीक्षण किसका है? परीक्षण बुद्धि का परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने का है परीक्षण। आधुनिक प्रकार का सबसे पहला माना जाता है, सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण माना जाता है। 1905 में इसका इन्होंने विकास किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। देखो निरंतर विकास होता है, ये निरंतर विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, समान प्रतिमान का भी होता है। ये आपका विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और तो ये बहुत ही साधारण सा सवाल है और आप सभी को पता भी होगा, युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। उसमें अंतर्मुखी भी था, बहिर्मुखी भी था और उभयमुखी भी था। ठीक है, तो दोस्तों आपका सही उत्तर है बी, युंग। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो ये कथन दिया है हरलाक ने। किसने दिया है दोस्तों? हरलाक ने ये कथन दिया है। हरलाक आपका सही विकल्प है, विकल्प बी। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व और वंशानुगत तत्व। तो आपका जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या हैं? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हैं जो हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों सामाजिक विकास का मतलब ये है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है या समायोजन करता है, जो सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, जो दशाएं होती हैं, उसके अनुरूप अपनी आवश्यकताओं और रुचियों पर नियंत्रण करता है या अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता भी है। दूसरों के प्रति अपने समाज में जो उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, जो मित्र हो सकते हैं, तो उनके प्रति वो अपने उत्तरदायित्व का अनुभव भी करता है और उनके साथ कैसा उसको व्यवहार किया जाना चाहिए वो चीज़ें सीखता भी है और उसमें वो प्रतिक्रिया भी करता है, चीज़ों को करता भी है। तो सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मतलब बहुत ही मान्य हो जाता है, सहयोगी हो जाता है, उपयोगी और कुशल नागरिक बन जाता है। उपयोगी नागरिक भी बनता है, कुशल नागरिक भी बनता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हैं वो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। बाकी ये तीनों तत्व बच्चों के सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है, ना आर्थिक तत्व, न शारीरिक तत्व, न वंशानुगत तत्व। दोस्तों अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है मैकडूगल ने किया है। किसने किया है? मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को वर्गीकृत किया है और 14 मूल प्रवृत्तियों के लिए उन्होंने 14 संवेगों की भी अवधारणा दी है, मतलब 14 संवेगों को भी उत्तरदायी बताया है। दोस्तों जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? सीखने का जो ये सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने का क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसने दी है? BF स्किनर ने दी है। ये भी सही है, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। और सीखने का समग्र सिद्धांत, इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। और समग्र का मतलब आपके मन में एक शब्द जरूर आ गया होगा, समग्र का मतलब यहाँ पर किससे हो जाता है? गेस्टाल्ट से हो जाता है। किससे हो जाता है? गेस्टाल्ट। गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे हो जाता है गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट थे, कोफका थे, तो ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने सीखने के समग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ना कि हल ने। हल ने क्या दिया है? हल ने प्रबलन थ्योरी को, मतलब जो इन्फोर्मेस थ्योरी है, प्रबलन सिद्धांत को, उसको प्रतिपादित किया है। और सीखने का समग्र सिद्धांत आपका सही उत्तर है, ये गलत है। इसमें सीखने का समग्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। दोस्तों
प्रश्न है अगला, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। केंद्रीकरण अवधान है, किसका ये कथन है? तो ये कथन है डंबिल का। किसका कथन है दोस्तों? डंबिल का कथन है। इनमें से अगला जो प्रश्न है साथियों, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो सुजनन शास्त्र के पिता कौन थे? गाल्टन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुजनन विज्ञान, जिसको यूजेनिक्स भी कहा जाता है, तो ये गाल्टन से जुड़ा हुआ है। गाल्टन ने ये नाम, मतलब इन्होंने सुजनन शास्त्र का, इनको जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और इसके अंतर्गत हम सीखते क्या हैं? इसके अंतर्गत हमें वंशानुक्रम के जो सिद्धांत हैं उनकी सहायता से भावी पीढ़ियों में जो हमारे लक्षण मतलब पहुंचते भी हैं, और उन लक्षणों को कैसे नियंत्रित किया जाता है, या ये कैसे मतलब ये चीज़ें होती हैं कि हमारे पुरानी पीढ़ियाँ या जो हमारी पीढ़ियों से हमें जो लक्षण प्राप्त हुए, और हमसे जो आगे आने वाली भावी पीढ़ियों को जो वंशानुक्रम के जो लक्षण हैं, वंशानुक्रम के हिसाब से जो लक्षण जाएंगे वो कैसे पहुँचते हैं, कैसे नियंत्रित किए जाते हैं, इसके बारे में हम इसमें सुजनन शास्त्र में अध्ययन करते हैं। और इसके पिता कौन हैं? गाल्टन हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, तो सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से हैं दोस्तों? थॉर्नडाइक को आपने पढ़ा है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया था कि सीखने के नियमों को 2 भागों में उन्होंने बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। एक तो प्राथमिक नियम थे, मतलब जिनको मुख्य नियम कहा जाता, और एक कौन थे? एक थे प्राथमिक और एक थे गौड़। कौन थे? गौड़ थे। तो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल क्या नहीं है? तत्परता का नियम शामिल है दोस्तों, अभ्यास का नियम भी शामिल है, प्रभाव का नियम भी शामिल है, बहु अनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है। तो बहु अनुक्रिया का नियम क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम है, बहु अनुक्रिया का नियम क्या है? ये आपका गौड़ नियमों में शामिल है। तो ये गौड़ नियम में शामिल है, यही आपका सही उत्तर है। और गौड़ नियम के अंतर्गत कौन से नियम हैं? बहु अनुक्रिया का नियम हो गया, एक मानसिक स्थिति का नियम हो जाता है, आंशिक क्रिया का नियम हो जाता है, सादृश्य अनुक्रिया का, मतलब हम किसी को देख करके वैसी ही अनुक्रिया करें, तो ये नियम गौड़ नियमों में शामिल है। 4 और 3 नियम शामिल है मुख्य नियम में, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा बहु अनुक्रिया का नियम। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेस्मर ने की है, युंग ने की है, कैनन ने की है, स्प्रेंजर ने की है। तो दोस्तों सही उत्तर आपका है क्रेस्मर। क्या उत्तर है? क्रेस्मर सही उत्तर है। क्रेस्मर ने, इनकी एक पुस्तक है, ये पुस्तक भी पूछी जाती, फिजिक एंड करेक्टर। क्या नाम है पुस्तक का? फिजिक एंड करेक्टर। फिजिक एंड करेक्टर, इन्होंने अपनी पुस्तक में शरीर रचना के प्रकार बताए हैं, और व्यक्तित्व के, मतलब शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। एक एस्थेनिक बताया हुआ है, लंबकाय जिसको कहते हैं, एथलेटिक, स्पोर्टिव, सुडौलकाय कहा गया है, एक पाइबनिक होता है, स्थूलकाय है। तो दोस्तों इन्होंने 3 ये प्रकार बताए हैं, और इसी में इन्होंने समाजशास्त्री आधार पर व्यक्तित्व के इच्छा प्रकार और बताए हैं। शरीर रचना के आधार पर 3 बताए हैं और समाजशास्त्री आधार पर 6 बताए हैं। तो आपका जो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेस्मर ने की है। किसने की है? क्रेस्मर ने की है। ये आपका सही उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो जो प्रोफेसर एस जलोटा है वो पंजाब विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, और इन्होंने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, और जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्या रखा था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो आपका सही उत्तर ये है। और इन्होंने इस टेस्ट का निर्माण कब किया था? 1963 में। कब किया था? 1963 में। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और ये परीक्षण किन भाषाओं में था? हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में था, इंग्लिश में था। तो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए 1963 में प्रोफेसर एस जलोटा, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने हिंदी, उर्दू और आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण
तैयार किया, जो एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। ये समरी है दोस्तों। 96 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 16वें नंबर का है हमारा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। दोस्तों हम बात करते हैं, कभी कभी हम क्वेश्चंस, हमें जो उनके आंसर्स हमें आते हैं और हम कभी कभी भूल जाते हैं, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, तो हम और अनजाने में ही हम कोई गलत टिक करके आ जाते हैं। तो दोस्तों सीटेट की परीक्षा, इसमें हमें खुद को टाइम देना चाहिए, सोचना चाहिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए, कैसे करना है क्वेश्चन को। और सीटेट में एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है और हम ध्यान नहीं देते हैं उसको, कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स पकड़े जाते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, वो कुछ हैं एक पूरी आपके बीएड या जो भी आपने कोर्स किया हुआ है तो उससे जुड़े हुए ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ये सारा खेल सीटेट में रहता है, सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का खेल रहता है, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये जो क्वेश्चन है अगला, इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ये कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका है? डी, जो आपका विकल्प है वो सही है। दोस्तों अगला फिर प्रश्न है, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन ने। किसने किया है? जो आपका विकल्प बी है वो सही है, बी स्पीयरमैन ने। ये जो अंग्रेज मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने जी फैक्टर दिया था एक, और एक दिया था एस फैक्टर। जी फॉर है, जी फैक्टर जो है वो सामान्य योग्यता का कारक है, सामान्य योग्यता कारक है, और जो एस है वो स्पेसिफिक के लिए जाना जाता है, और ये जी जनरल के लिए जाना जाता है। तो सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता कारक है। तो ये जो दो फैक्टर थ्योरी जो थी, ये टू फैक्टर थ्योरी, वो किसने दी? स्पीयरमैन ने दी है बुद्धि के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों इसमें आप सीधे देखिएगा, बाल्यावस्था आपका विकल्प है, दूसरा विकल्प है शैशवावस्था, तीसरा है पूर्व किशोरावस्था, और चौथा है मध्य किशोरावस्था। तो आपका इसमें से सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका है पूर्व किशोरावस्था। क्या है? पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष की मानी जाती है, और इसमें शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है कि बच्चा स्वतंत्र होना चाहता है, और अगर उस पर हम कोई तरह का प्रतिबंध लगाते हैं तो उसमें विद्रोह की भावना अपने आप पनप लेती है, जन्म लेने लगती है। दोस्तों आपका यही सही उत्तर है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। जब सीखने की कोई प्रक्रिया में उन्नति नहीं होती है तो उसे सीखने का पठार कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? हम सीखने का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? विकल्प बी आपका सही है। फिर अगला प्रश्न है साथियों, बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र है। ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है, और क्या है प्रश्न? बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र क्या है? तो आपका उत्तर सही है, सी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये आपका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। ऐसे ही चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।